अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। एक अदालती फैसला जिसने हुकूमती सफ़ों में बेचैनी पैदा कर दी है। हुकूमत ने सरीना ईसा रिव्यू पटिशन के सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पटिशन के फैसले में अदालत उज़्मा के पहले फैसले से यकसर मुख्तलिफ फैसला दिया है। 6-4 के इस अक्सरियती फैसले में अदालत ने करार दिया है कि जस्टिस फायज़ ईसा अपने बीवी बच्चों के टैक्स मामलात और जायदाद के लिए जवाबदेह नहीं, और अदालत ने इस ज़म्न में पहले FBR को दी गई हदायत को भी खिलाफ कानून करार दिया है और उस फैसले पर अदालत ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने यह सवाल उठाया है कि क्या इस फैसले का इतलाक़ तमाम पब्लिक सर्वेंट्स पे होगा। ये चूंकि अदालत के पहले से दिए गए फैसले पर नजर सानी का केस था। अदालती कवायद के मुताबिक नजर सानी के फैसले के बाद मामला दोबारा अदालत के सामने नहीं उठाया जा सकता और इसे सेटल्ड वंस फॉर ऑल समझा जाता है। लेकिन अगर इसी केस से कोई नई मालूमात सामने आए तो अदालत के सामने वो मालूमात रख कर मामले को देखने की इस्तदा की जा सकती है। इसे भारत में क्यूरेटिव रिव्यू कहते हैं, जबकि पाकिस्तान में इसे इंफॉर्मेशन सप्लाई टू कोर्ट भी कहा जाता है। और इसी के तहत हुकूमत ने अपने उस जहन की निशानदही की है कि वो इस मामले पर फिर भी अदालत जा सकती है। इसी तरह का एक और मामला है जिस पर नजरसानी का फैसला भी आ चुका है, वो है आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अब एक आईनी दरखास्त जमा करवा दी है। हुकूमत ने इसको मेरिट पर कमजोर करार दिया है। अब देखें कि हुकूमत इस ज़िम्न में फरीक बनती है या नहीं बनती। लीगल फ्रंट्स पर इन दो के अलावा भी कानूनी मामलात हैं, जिनमें एक फौजदारी निज़ाम अदल में तरमीम पर बॉडीज का एतराज़ और हुकूमत का रावी अर्बन प्रोजेक्ट पर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है। इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब, मुस्लिम लीग नून से खलील ताहिर संधू साहब प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, माहिर कानून अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। आगाज़ कर लेते हैं अजहर सिद्दीक साहब आपसे। सरीना ईसा नजर सानी केस जो आया है, हुकूमत की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, विफाकी वुज़रा जो बयानात दे रहे हैं, तज़ादात से भरपूर और बहुत कुछ कहा जा रहा है इस फैसले को लेकर, और बड़ी क्लैरिटी से फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीर किया गया है। आपके ख्याल में यह हुकूमत के लिए परेशान कुन फैसला है क्या? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर तो नजरसानी का जो फैसला है, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर ली है। जो प्रेयर लाइन थी, प्रेयर्स के बाद जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का पहले, जिसको रिव्यू किया है उन्होंने, उस रिव्यू में अब तो हालात और वाकयात पैदा कर दिए हैं कि इस फैसले के ऊपर भी नजरसानी होनी पड़ेगी। अब नजरसानी पे नजरसानी हो सकती है, नहीं हो सकती, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। और क्यूरेटिव पिटीशन की बात की है, वो इंडियन जुरिस्डिक्शन में है तो पाकिस्तान जुरिस्डिक्शन में ही है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि ये टैक्सेशन का इशू है। ये टैक्स का इशू नहीं है। पहले तो बड़ी क्लैरिटी के साथ बात रख दी जाए कि अगर हम मिसाल के तौर पर पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और जजेस पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, इनको अपना गवर्नमेंट की तरफ से पैसे दिए जाते हैं, और वो अलहदा बात है कि इनका जो पैसा दिया है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से आता है। लेकिन एक बड़ी क्लैरिटी के साथ बात है। इशू बड़ा सिंपल सा था। इशू सिंपल था कि ये मामला गया सुप्रीम काउंसिल के सामने। सुप्रीम काउंसिल में ये मामला चैलेंज किया गया जस्टिस काजी फाइज साहब की तरफ से और बाकी बार एसोसिएशन की तरफ से, और कहा गया कि ये सुप्रीम काउंसिल इस मामले को देख नहीं सकती है। वहां कहा गया कि जायदाद के सोर्सेज है, मिसेस सरीना ईसा आई, वीडियो लिंक पे ये बात सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा कि ये जो कि कह रही हैं कि इनके पास इनकम टैक्स रिटर्न्स के हवाले से डिटेलें या डाटा सारा मौजूद है, तो एक बॉडी की तरफ इंक्वायरी के कॉन्टेक्स्ट में भेज दिया। और FBR की रिपोर्ट बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई कि 6 सालों की इनकम टैक्स की रिटर्न जो इन्होंने फाइल की थी वो 1 करोड़ 95 लाख या 1 करोड़ के करीब बनती थी। तो 10.5 करोड़ की ये प्रॉपर्टीज खरीदे गई थी, तो 9.5 करोड़ रुपया ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो कहा गया कि फॉरेन रेमिटेंस है, फॉरेन रेमिटेंस बाहर से कोई अमाउंट आई नहीं थी, फॉरेन रेमिटेंस अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए थे। तो बुनियादी तौर पर इशू ये नहीं है टैक्स के हवाले से। टैक्स में डिक्लेरेशन नहीं की, जजेस की बच्ची होने की वजह से, बीवी होने की वजह से, स्पाउस होने की वजह से ये उन्हें बताना है, क्योंकि आपने इनकम टैक्स रिटर्न में। ठीक है, इसके ऊपर भी आते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे। बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ हैं। सर फरमाइएगा कि इस फैसले पर हुकूमत की जानिब से तमाम ही वज़रा करीबन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, वज़ीर कानून इसे दोहरा मयार भी कह रहे हैं। ये उनकी जाती राय है या इसको हुकूमती राय समझा जाए? देखिए, फिलहाल तो उनकी जाती राय है, क्योंकि हुकूमत इस जो जजमेंट आई है उस पे गौर व फिक्र करेगी और करने के बाद एक इत्मीनान से
जस्ट और इंसाफ के मुताबिक फैसला करेंगे। इसमें कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, कोई किसी जज के खिलाफ हुकूमत का किसी किस्म का ऐसा रवैया नहीं है कि हमने अपीलें करनी ही करनी है। देखेंगे, समझेंगे जजमेंट को, उसमें क्या उसकी इम्प्लीकेशंस हैं और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि क्या हमने अपील करनी है दायर या नहीं करनी। क्योंकि ये जाती कोई किसी का झगड़ा तो नहीं है, ना ही हुकूमत के साथ कोई ऐसा झगड़ा है। ये एक रेफरेंस की बात थी, रेफरेंस फाइल की गई थी, उसको कलअदम करार दे दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा कि आप एफबीआर के पास चले जाएं, वो देखेंगे। और उसके बाद जब रिव्यू किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये एफबीआर के पास नहीं जाना चाहिए मामला। और अब ये आपके सामने फैसला है जी। और इस फैसले पे अब देखेंगे कि जरूरत पड़ी जो आफ्टर लुकिंग एट एवरीथिंग और डिस्कसिंग द मैटर इंटरनली फैसला करेंगे कि हमने क्या बैरिस्टर साहब, वो तो हुकूमत का मामला हो गया। अब आपको बहसियत, आप खुद कानूनदान हैं, बैरिस्टर हैं, जज समेत कोई भी कानून से बालातर नहीं, बड़ी क्लैरिटी से लिखा। फिर इसके अंदर ये भी फैसला कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई इदारा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कार्रवाई का नहीं कह सकता है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आर्टिकल 211 की खिलाफ वर्जी है। मजमूई तौर पर आप एज अ लीगल आई के तौर पर इस फैसले को कैसा देखते हैं? क्या इसने चीजों को क्लोज किया है या और बहुत से मामलात और सवालात उठ खड़े होंगे? देखें, अगर आप उस तरह देखें एक जुरिस्ट के नजरों से फैसले को, तो उसमें कई चीजें तो जो अभाम थे वो क्लियर किए गए हैं और कई जो इश्यूज थे वो अभी भी कुछ आप कर सकते हैं। आपका व्यू पॉइंट एक तरफ हो सकता है या दूसरी तरफ हो सकता है। मसलन अदालत ने जब ये कहा कि रिव्यू की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, मेरा ख्याल है वो दुरुस्त फैसला है। रिव्यू की कंडीशंस जो बताई गई वही कानून है, वही हमने समझा हुआ है। और रिव्यू का जो स्कोप है उसको भी बड़ा वाज़ेह किया गया है। दूसरी तरफ जो पहले डायरेक्शन दिया गया था उसको कहा गया है कि वो डायरेक्शन देने की गुंजाइश नहीं थी अदालत को। तो अब वो अदालत ने एक बार क्लियर कर दिया है मामला कि मुस्तकबिल में भी ऐसा ही होगा कि क्या जबकि इस तरह की आर्टिकल 184(3) की पिटिशन आएगी तो अदालत क्या हुक्म फरमा सकती है और स्कोप जो आर्टिकल 187 का है वो क्या है। अब ये हर केस पे ये लागू होगा मुस्तकबिल में जाके, तो अच्छा है, एक क्लैरिटी हो गई। तो सर एक और केस भी फिर वो नजर सानी का मौजूद है जो सुप्रीम कोर्ट बार लेकर गई है वहां पर, उस पर आपका ओपिनियन क्या है? लीगल आई के तौर पे पूछ रही हूँ मैं, ये भी नॉट एज अ गवर्नमेंट। देखिए, वहाँ मेरा बड़ा क्लियर मौकफ है। जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक केस फाइल किया है जिसमें ये इस्तदा की गई है कि ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये एक खास मुद्दत के लिए होनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये पिटिशन डिसमिस ही होगी और इसकी वजह ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुका है कि आइन में कोई ऐसी शिक नहीं है जो कि टाइम लिमिट सेट करती हो। अगर कोई डिस्क्वालीफाई होगा तो वो ताहयात ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पे अपनी पहली जजमेंट में कहा है कि हमारा काम आइन में तब्दीली नहीं है, हम तरमीम कर ही नहीं सकते, ये पार्लियामेंट का काम है। और यही जूरिस्प्रूडेंस है, यही हमारा आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तशरीह कर सकता है आइन की, लेकिन अगर आइन में कुछ नहीं लिखा, अगर कोई मुद्दत नहीं लिखी हुई तो सुप्रीम कोर्ट तशरीह के मद में उसमें कंडीशन नहीं डाल सकता। और यही फैसला होगा आगे चल के भी। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को चाहिए था कि पार्लियामेंट में ही जाते, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने पहली जजमेंट में कहा था। ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक तरह से एक केस पे अपील दायर कर रही है, ये पॉलिटिकल केस है और तासुर ये मिलता है, जो शायद गलत तासुर हो लेकिन तासुर जरूर मिलता है जो नहीं मिलना चाहिए। जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की खास शख्स के लिए या कोई इंडिविजुअल्स के लिए ये केस फाइल कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बहुत बार केसेस फाइल किए हैं, लेकिन वो हमेशा केसेस होते हैं या जमहूरियत के साथ ताल्लुक होता है या उनका कोई बुनियादी हकूक के साथ ताल्लुक होता है। तो इसका आपके ख्याल में बुनियादी हकूक से कोई ताल्लुक नहीं है? जजेस की आज़ादी के साथ ताल्लुक होता है।
लेकिन ये केस तो बिल्कुल क्रिटिकल इशू है कि क्या एक पार्लियामेंटेरियन की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ताहयात होनी चाहिए कि नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को मेरी नजर में नहीं पढ़ना चाहिए था। मुझे उम्मीद ये है कि काबीना उनकी सोच विचार करने के बाद ये पिटीशन जो है वो विड्रॉ कर लेगी। सर, वजीर इत्तलात और वजीर कानून ने ये जो सरीना ईसा केस का फैसला इसको जवाज बनाकर अवामी नुमाइंदों के एहतसाब के मामले पे सवालात उठाए हैं। आपके ख्याल में कोई लॉजिक है? कानून पार्लियामान बनाती है और पार्लियामान ने अवामी नुमाइंदों के लिए रोपा बनाया है जो कि जज पर लागू नहीं होता। क्या पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से ऐसी बात करना कोई इसके पीछे दलील नजर आती है? देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक पार्लियामेंटेरियंस की जो स्क्रूटनी है वो कानून में लिखी हुई है और पार्लियामेंटेरियंस की स्क्रूटनी होनी चाहिए जिस हद तक कानून में पार्लियामेंट ने खुद लिखा है, क्योंकि ये कानून किसी और ने तो बनाया नहीं, पार्लियामेंट नहीं बनाया और पार्लियामेंटेरियंस ने अपने ऊपर ही एक तरह से अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया है कानून के जरिए। तो वो दुरुस्त है, वो अप्लाई भी होता है और अदालतें अप्लाई करती हैं पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर और करना भी चाहिए। मेरा ख्याल है उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए, वो इसी तरह होना चाहिए क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस की स्क्रूटनी एक अलग तरीके से होती है, जबकि जजेस की स्क्रूटनी जो है वो उसका मेयार अलग है। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मैटर्स जाते हैं और वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट उनका अपना है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिस्कस किए हैं। जिस तरह मैंने कहा कि इसको गौर से देखना पड़ेगा और इसको फिर फैसला करना पड़ेगा कि उसमें कोई तब्दीली की जरूरत है कि नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ताहिर सिंधु साहब, आपकी जानकारी सर, ये जो सरीना ईसा रिव्यू पिटीशन केस का फैसला आया है, अजहर सिद्दीक साहब ने अपनी राय दी है, बैरिस्टर अली जफर ने हुकूमत के एंगल से भी बात कर दी और अपना लीगल पर्सपेक्टिव भी दिया है। आपके ख्याल में जो आप लोगों की जानिब से बयानात आ रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है आप लोग कह रहे हैं सर, मगर आप लोग बतौर ऑपोजिशन तो कहीं भी इफेक्टिव नजर नहीं आते। क्या इन मामलात में आगे बढ़कर किसी जगह दिखेंगे? बहुत शुक्रिया। मैं इसको एज ए लॉयर, स्टूडेंट ऑफ लॉ, इस पे बात करूंगा। सबसे पहले मुझे बहुत एहतराम है हजरत सदीक साहब का, लेकिन आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मैलिस एंड जेलस अगेंस्ट काजी फायज ईसा और ख़ास तौर पर फ़रोग नसीम। और मैं तो नहीं समझता था कि फवाद चौधरी भी ऐसे बात करेंगे कि फ़रोग नसीम साहब जैसा बंदा जो परवेज़ मुशर्रफ का भी वकील था, फिर इमरान खान का वकील था, जो उसके साथ उन्होंने अब तक किया, और अब वो इनका मतलब काजी फायज ईसा के खिलाफ वकील हुआ, फिर अल्ताफ़ हुसैन का वकील था। लेकिन उनका लफ्ज़ार, उनका पेशा, वो काम अपना करें। लेकिन एटलीस्ट जो मेरे उस्ताद मोहतरम अजहर सदीक साहब ने फरमाया है इंतहाई इज़्ज़त एहतराम के साथ कि ये नोटिस एफबीआर ने 216 वाली जो बात कर रहे हैं कि एफबीआर का कोई तलक नहीं, नोटिस ही एफबीआर ने दिया था सरीना ईसा को, और उसमें ये लिखा है, उसमें बड़ा क्लियर कट उन्होंने इसको फाइनलिटी इसकी अब हो गई है कि इंटरप्रेट ये किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन है, इंडिपेंडेंट स्पाउस है या डिपेंडेंट है। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने तो बल्कि इसका जो दायरा कार है उसको और ज्यादा वसी किया है। लेकिन एक बात जो उन्होंने स्टेट बैंक में बड़ी चालाकी की, इनको शायद पहले कहीं से भिंक पड़ गई थी कि इन्होंने उसमें कर दिया कि जो स्टेट बैंक का जो हेड है या गवर्नर है वो किसी के भी जो है अपना इनकम टैक्स चीजें वो देख सकता है, हालांकि दिस इज अ सीक्रेट, ये नहीं देख सकता। मेरे ख्याल में अभी तक बहुत सारे लोगों ने फैसला नहीं पढ़ा, मैंने चूंकि पढ़ लिया और मेरे उम्मीद है मुझे कि ऑनरेबल अजहर सदीक साहब भी पढ़ा होगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और ये फ़रोग नसीम साहब मुझे नहीं पता क्या करवाना चाहते हैं। और एक अकेले जस्टिस काइस फायज ईसा जुडिशरी बड़ी काबिल एहतराम है, इस तरह की बातें करना और उनके खिलाफ उनके बातों पे जाना, और जो वो उन्होंने लैंग्वेज यूज की है कि कोई उनको छू नहीं सकता, शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों पे उनको बात करते हुए। तो ये बिल्कुल तरीकाकार गलत है। नंबर वन, वो ऑनरेबल जस्टिस है अपना और आने वाले चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के। मुझे नहीं पता इनको उनसे उनकी वजह से वो कहते हैं प्राइज जंज शहमक नचे, इनको पता नहीं क्या तकलीफ है उनसे, क्या मसला बार बार। लेकिन मैं कोई उनका वकील नहीं हूँ, बट एज ए लॉयर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ही इज हाईली रिस्पेक्टेबल पर्सन और उस बाप का बेटा है जिसने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया था। जी सर, ठीक है। मैं नज़ीर लगारी साहब आपकी जानिब आऊंगी। आपके ख्याल में ये फैसला हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बना है और रिव्यू तो मामला खत्म हो गया, क्या कोई रेमेडी हुकूमत के पास है? और ये जो अभी सिद्धू साहब बात कर रहे थे कि फ़रोग नसीम साहब क्या करना क्या चाह रहे हैं या करवाना क्या चाह रहे हैं, क्या हुकूमत कुछ और भी सोच रही है करने को? बहुत शुक्रिया। और इतने बड़े माहिरीन कानून और इतने बड़े आइन की तशरीह करने वाले और आइन को समझने वाले बड़े माहिरीन के बाद में बात करना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ चुकी थी, फिर रिव्यू में भी एक जजमेंट आ चुकी थी, और अब ये आया है जो फ़ैसला, इसके बारे में
कुछ चीज़ें जो हैं उनकी और ज़्यादा वजाहत हो गई है और ज़्यादा उसको वजाहत से बयान किया गया है। असल में हुकूमत के इंटेंशन का मसला है। हुकूमत का इंटेंशन ये था कि टारगेट किया जाए एक जज साहब को, ये लग रहा था और सब लोग यही समझ रहे थे कि उनके टारगेट पर है और हुकूमत थी, हुकूमत के पीछे कोई और था या किस तरह के लोग, अफराद, गिरोह जो है वो चाहते थे कि इनको जो है किसी अंजाम से दो चार किया जाए। तो ये कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, और सुप्रीम कोर्ट के पेश नज़र भी ये था कि अगर एक बिरादर जज को अगर हम घेर घार के एक ऐसी पोजीशन पर ले जाते हैं कि जहां पर उनको जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए या किसी भी तरीके से अगर हटा दिया जाता है तो रास्ते का कांटा निकल जाएगा। अगर रास्ते के कांटे को साफ़ करना था तो उसके तमाम आइनी जो उसके अप्स एंड डाउन्स थे और तमाम जो लवाजमात थे उन्हें ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए था। तो बोलना कि ये रहा था कि एक जज्बा है इंतकाम का और उसको किसी न किसी तरह से पूरा करना है और कोर्ट ने फिर उसको ज़ाहिर है उस कोर्ट ने अपने आप को भी तो देखना है ना, पेश नज़र रखना है और जो लार्जर बेंच था उसके अंदर जो लोग शामिल थे जो फैसला कर रहे थे उन्हें भी तो ये बात पेश नज़र रखनी थी कि इन चीज़ों को लेकर ये फिर आगे किसी भी जुडिशरी में किसी भी जज साहब को जो है वो निशाने पर ले सकते हैं। तो इस दरवाजे को बंद किया जाना था। लगारी साहब, आपके ख्याल में हुकूमत इसी मामले को दोबारा परसू कर सकती है या किसी भी नई इंफॉर्मेशन के होते हुए दोबारा बढ़ेगी या बस हुकूमत अब इसको क्लोज कर देगी वंस फॉर ऑल? देखें, सुप्रीम कोर्ट तो यही है ना, जज साहबान भी यही है ना, और जज साहबान को इस बात का अंदाज़ा तो है ना कि हुकूमत किस नीयत से ये सब कुछ कर रही है और वो उसका मूड क्या है, उसके अवामिल क्या है, उसके पस मंज़र क्या है, ये तो अदलिया को भी मालूम है और काबिल एहतराम अदलिया के इंतहाई काबिल एहतराम जज साहबान को भी इल्म है कि किस लिए ये सारी कार्रवाई हो रही है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए और एक कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए और इसको ईगो का मसला नहीं बनाया जाना चाहिए। और अगर बनाते हैं तो फिर जलाएं जी, ठीक है, सबका अक्रॉस द बोर्ड एक और इदारा बना लें, आप आइन में जाकर तरमीम करें कि एक इदारा हो कि जिसके पास पार्लियामेंटेरियंस का भी आप एहतसाब करें और जुडिशरी का भी एहतसाब करें और तमाम इदारों का, यानी जाएं जजेस का, जर्नलिस्ट का, हम लोगों का, सर इदारे तो सबके एहतसाब को मौजूद है, बस एहतसाब नहीं होता। लगारी साहब, मैं ये जो सवालात आपने उठाए अजहर सिद्दीक साहब, बार बार इंटेंशन की बात की गई है यहाँ पर कि मसला हुकूमत के इंटेंशन का था। फैसले में बड़ी वजाहत से लिखा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और उनके बच्चों के टैक्स मामलात पर आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जज कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक अहले खाना के मामले पर जवाबदेह नहीं है अगर वो इंडिपेंडेंट है। सर, कुछ फैसले के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है वो काफी सख्त भी हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 216 की खिलाफ वर्जी बात की और कहा कि उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए सरीना ईसा के जो टैक्स रिकॉर्ड हैं उनको पब्लिक करना जो था वो गैर कानूनी अमल था और साथ ये भी कह दिया गया कि वजीर आजम की मिली भगत से सब हुआ। सर, सख्त भी दरमियान में बातें हैं। आपके ख्याल में क्या वाकई हुकूमत की इंटेंट सबसे बड़ा मामला बन गई और क्या हुकूमत वंस फॉर ऑल इसको सेटल्ड समझेगी या कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ ये मामला आगे भी बढ़ सकता है? बहुत शुक्रिया। मेरे भाई खलील ताहिर सिंधु ने जजमेंट शायद पूरी पढ़ी नहीं है। आज मैं आपके सामने थोड़ा सा, नजीर लगारी साहब ने भी हवा में बातें कर दी, इंटेंशन की बात अभी तक मैला फीडी सामने आ नहीं सकी, आपने अभी तक मैला फीडी बड़े वाज़ेह तौर पर आ नहीं सकी है। समझना ये है कि इस जजमेंट ने क्लियर कर दिया कि इंफॉर्मेशन तो थी, इंफॉर्मेशन गलत तरीके से ली थी। यानी एक बात तो एडमिट होगी कि जायदादें थी और जायदादों की इंफॉर्मेशन गलत तरीके से ली थी। बड़ा सिंपल, यानी एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई। और बदनीति किस बात की है? सिंपल सी बात है, अब मैं आपके सामने बड़ी क्लैरिटी के साथ रखता हूं, ये मिसकंडक्ट से निकल के अब जो मामला जा रहा है ये करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से जा रहा है, सेक्शन 9 के हवाले से। और जजेस जो है ना पब्लिक ऑफिस होल्डर है। सेक्शन 9 के अंदर 9(5) पढ़ते हैं कि स्पाउस, डिपेंडेंट, आपके जो भी हो, बेनामीदार हो, जब उनके नाम पर अगर जायदाद हो, अगर वो एक्सप्लेन ना कर सके तो यहाँ तो क्लियर होगी ना, मिसेस सरीना ईसा इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी, उनके पास सोर्स नहीं था, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, तो ये कंसिडर होगी जायदाद जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की। अब ये चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, अगर ये मिसाल के तौर पर इसकी 2 रेमेडीज हैं। एक तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, सेक्शन 9 के तहत नैब इस मामले को इंक्वायर कर सकती है, जैसे हम पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को नहीं देखना चाहती है, तो रेमेडी तो एक है और वो
वो रेमेडी बड़ी वाज़ेह तौर पर है। इसमें बदनीति का एलिमेंट मेरी समझ से बाहर है कि एक आदमी को एहतसाब होना है। भाई क्या जजेस एहतसाब से बालातर, यानी एक पार्लियामेंटेरियन के बच्चों इस फैसले में बार-बार वजाहत से लिखा है कोई भी एहतसाब से बालातर नहीं है। ये तो बड़ी क्लैरिटी से बार-बार लिखा, कानून के मुताबिक हर एक का एहतसाब होना है जो जिस कानून के नीचे आता है। बस मैं कानून में आपके सामने रख दिया ना कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने अभी तक इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। अब कर सकती है, करे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं करती है तो फिर नैब के तहत सेक्शन 9 के तहत इसकी इंक्वायरी भी हो सकती है। और देखिए अदलिया की आजादी फैसला कहता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सिर्फ जज को देख सकती है, जज के अहले खाना को नहीं देख सकती। अगर वो इंडिपेंडेंट अपने सोर्स रखते हैं और इंडिपेंडेंट अपने आप को टैक्स फाइलर है और सब कुछ है, तो फिर अगर वो डिपेंडेंट नहीं तो फिर एसजेसी नहीं उसको देख सकता। देखिए मैं आप सही फरमा रही हैं, बिल्कुल सही फरमा रही हैं। टैक्स का केस क्या है? टैक्स का केस है कि 5 साल गुजर गए आप नहीं पूछ सकते, यानी उनके पास सोर्स नहीं है। बड़ी मैं और दूसरा बता दूं ये टैक्स का केस नहीं है, आप समझिएगा। अजहर सिद्दीक एक वकील है, वो क्या करता है स्मगलिंग भी करता है, अपनी वकालत से टैक्स देता है, स्मगलिंग के पैसे का भी टैक्स डिक्लेयर कर देता है। तो टैक्स तो दे दिया, स्मगलिंग जो एक जुर्म है उसका टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ बड़ी सीधी सी बात है, डरना किस बात का है? जजिस को डरना भी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने ये मामला आ जाए, नहीं तो नैब की एक इंक्वायरी हो जाए। और नैब की इंक्वायरी होना बड़ा खतरनाक टॉपिक है, अदलिया की आजादी के हवाले से है। बड़ी सिंपल सी बात है, क्या होगा यानी अगर एक पब्लिक ऑफिस होल्डर नैब तो जज तक नहीं जा सकता ना अजहर सिद्दीक साहब। होता है, हम क्यों चाहते हैं इस मामले के हवाले से आज तक सोर्स नहीं बता सका। अगर आप एफबीआर की रिपोर्ट पढ़ लें, एक एक चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ मौजूद है। हमें बड़ी सिंपल सी बात है, मैं नहीं समझता सारे मसले में कोई बदनीति का एलिमेंट अभी तक नहीं आया। अगर वो सोर्स बता देते, सोर्स सामने आ जाता, ट्रेल सामने आ जाता, फिर आप कह सकते थे बदनीति का एलिमेंट है। या तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देखे इस मामले को और या फिर नैब को देखना होगा। फैसला तो एक तरफ होना होगा। दूसरा मैं बता दूं, सेक्शन 216 की शायद किसी ने पढ़ा नहीं है। सेक्शन 216 के हवाले से जब पब्लिक ऑफिस होल्डर है तो पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से एक बड़ा कानून बड़ा क्लियर है। जो सर्वेंट जो पब्लिक सर्वेंट है वो 2012 में रूल 13 आ गया था। रूल 13 में लिखा है एसेट टू बी मेड पब्लिक, द एसेट ऑफ दोज हु आर पेड फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्सचेकर शैल बी मेड पब्लिक। 216 के हवाले से कहें कि आप एक टैक्स गुजार की मालूमात नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। ये जस्टिस जायजा अफरीदी साहब का एक सेपरेट नोट है, उसकी कानून और आईन में हैसियत कोई नहीं, लेकिन उन्होंने साथ एक ये भी कहा है कि एक जज को पिटीशन खुद फाइल नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर उसूली तौर पर अगर आप एक तरफ अगर आप कह रहे हैं कि जहां बैठकर ये इन्फॉर्मेशन गलत आ गई, तो दूसरी तरफ वो जज साहब ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज एक पिटीशन नहीं फाइल कर सकता। जिस तरह से इसके अंदर फरोग नसीम, शहजाद अकबर, वजीर आजम का नाम लिया गया और उनके ऊपर चीजें रखी गई हैं, क्या सरीना ईसा साहिबा भी अपना केस फाइल कर सकती है इनके खिलाफ? देखिए मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं, अगर वो ये करना है तो फिर दूसरा तस्वीर का रुख है कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब को शायद इस्तीफा देना पड़ जाए, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर वो पिटीशन फाइल नहीं कर सकते थे अगर जस्टिस जायजा अफरीदी का सेपरेट नोट को आपने आगे लेकर चलना। और दूसरा मैं अली जफर साहब की एक बात से मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं करता कि क्यूरेटिव पिटीशन हुकूमत पाकिस्तान फाइल कर चुकी है, एफबीआर भी फाइल कर चुकी है। ये कहना कि बैठ के अभी गवर्नमेंट इसका डिसीजन ले चुकी है और क्यूरेटिव पिटीशन अब पेंडिंग है। वंस फॉर ऑल ये फैसला अब होना है कि जजेस क्या एहतसाब से बालातर है, ये बदनीति वाला एलिमेंट एक तरफ रख दे। सर यहाँ तो बात ही नहीं ना हो रही, उनके फैसले में बार बार कहा जा रहा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल प्रेसिडेंट के कहने पे रेफरेंस फाइल कर सकती है किसी भी जज को लेकर, तो सिर्फ जज जाएगा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, कोई और नहीं। और जो घर वाले लोग हैं वो दीगर कवानीन के नीचे ट्रायल होंगे। आप मिक्स नहीं कर रहे बार बार दोनों को? कोई भी जा सकता है, आप जा सकती है, मैं जा सकता हूं। एक दरखास्त ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने पेंडिंग है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को उसको मैनेजमेंट डिसाइड करना चाहिए। सिंधु साहब अगर इसको कोई कमेंट करना चाहें तो कर दे, मैं फिर ब्रेक लूंगी इस पे। जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि मेरे मोहतरम सीनियर अपना अजहर सदीक साहब जो कुछ कह रहे हैं, एक तो उनकी जो इंटेंशन थी वो खुल के बाहर आ गई है। वो तो बता रहे हैं कि रेमेडीज हैं, दो रेमेडीज दे रहे हैं। नहीं, कोई रेमेडी नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है। मिस जो उन्होंने इजाफी नोट दिया है उसका जो इनके कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, वो अखलाकी तौर पे बाइंडिंग है गवर्नमेंट पे, लेकिन अखलाक उनके पास है ही नहीं है। मियां नवाज शरीफ का केस आता है 434 लोगों का जो पनामा, और एक बंदे को केस करके उसको बेटे की तनख्वाह ना लेने की वजह से उसको उम्र भर के लिए बाहर निकाल दिया जाता है। और लोग खुदकुशियां करेंगे तो हम ऐसे प्राइम मिनिस्टर को क्या करेंगे? तो पार्लियामेंट में आप इकट्ठे नहीं हो सकते, आप अल्फाज का चुनाव तो सर जरा मुनासिब अंदाज में करें ना। मैंने जो फरोग नसीम ने अपने लफ्जों का मैडम चुनाव किया मिस साहबा, वो दुरुस्त था। सर तो उनको कौन एप्रिशिएट कर रहा है? मुझे नहीं पता ये अदलिया के पीछे क्यों पड़ गए हैं।
ठीक है, ये अदलिया के पीछे क्यों पड़ गए हैं, इनको क्या समझ कर रहे हैं ये, और ये हम अदारे तबाह कर देंगे। आप दूसरी जंग अज़ीम में देखें, जब चर्चिल ने कहा कि क्या ये मुल्क जो हमारा है उसकी अदालतें इंसाफ कर रही हैं तो फिर हम जंग जीत जाएंगे। ये तो पहले हारे हुए हैं सारे, जितनी गवर्नमेंट है। आप लोगों को तीन नायल हुए हैं, अदलिया के पीछे तो आप लोग पड़े रहे हैं। किसने कहा है? आप लोग कभी ऑडियो निकालते थे, कभी वीडियो निकालते, कौन कह रहा है? अदलिया अच्छा चले एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, के खात्मे के मामले के ऊपर भी आज एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। गुफ्तगू यहाँ कंक्लूड की कि अजहर सिद्दीक साहब कहते हैं कि रेमेडीज मौजूद है, दो रेमेडीज दे दिए कि हुकूमत इसको लेके आगे बढ़ेगी, क्यूरेटिव पिटीशन की तरफ जाएगी, जबकि नज़ीर लगारी साहब का ये कहना है कि हुकूमत को कन्फ्रंटेशन और ईगो को एक तरफ रख देना चाहिए। मामला सेटल्ड हो गया, देखते हैं आने वाले दिन में क्या होता है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से ताहियात जो नाहली केस का मामला है उस पर दरखास्त डाल दी गई है। पैनल की राय इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। जो दूसरा अहम मामला इस वक्त मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो ताहियात नाहली है वो उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट चली गई है। इसी पर बात करेंगे। जहांगीर तरीन की जानिब से भी आज इस पर बात की गई है, उनका भी एक कॉमेंट आया है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट काउंसिल जो है ये एक गैर सियासी इदारा है। ये जो ताहियात नाहली है उनके ख्याल में ये कोई इंसाफ पे मबनी नहीं है। उन्होंने खुद किया है, उनके ख्याल में ये चीज़ गलत हुई और उसको वो ठीक कराना चाहते हैं, मगर मैं उसमें फरीक नहीं हूँ। वही है, वो तो चाहते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो कानून में सही नहीं लगती उसको नहीं होना चाहिए। नज़ीर लगारी साहब, आप कितनी अहमियत समझते हैं इस मामले के कोर्ट में जाने की? मेरिट्स की बुनियाद पर कितना मजबूत है? आगाज में हमने सुना कि बैरिस्टर अली जफर साहब कहते हैं कि ये तो डिसमिस हो जाएगी और हो जानी चाहिए। आपकी ओपिनियन क्या है कि कितना अहम है ये केस? मेरा ख्याल ये है कि ये चलनी चाहिए। एक तो ये है कि जिस आर्टिकल के तहत ये कार्रवाई इनिशिएट की गई उसमें पहले तो जो केस बनाया गया था, जो असल रेफरेंस था या जो असल इशू था जिसके ऊपर सारा तूफान उठा था, वो था पनामा का। वो पनामा के बारे में इंक्वायरियाँ हुई, फिर JIT बनी, फिर JIT के पास पनामा के मामले में कोई चीज़ नहीं मिली, ना मनी ट्रेल मिली, ना कोई और चीज़ मिली। और मैं इसमें ये उसको क्लीन चिट नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं मिला। उनको एक लेटर मिल गया था कि जी ये लेटर ये है कि इन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया था, कंसील ऑफ फैक्ट किया था कि एक लेटर था जिसमें उन्हें 10,000 दिरहम तनख्वाह देना तय की गई थी एक कंपनी के अंदर। वो तनख्वाह उन्होंने ली नहीं ली, इससे हमें कोई गर्ज नहीं, लेकिन एक अपॉइंटमेंट लेटर था जो उन्होंने पेश नहीं किया था। ये था कंसील ऑफ फैक्ट, और इस बुनियाद पर उनकी नाअहली की गई और ताहियात नाअहली की गई है। तो इस बारे में चूँकि जिस आर्टिकल के तहत कार्रवाई हुई है उस आर्टिकल में भी सरीहन ये नहीं कहा गया है कि ये सज़ा दी जाए, अगर कोई इस तरह का मामला हो तो इसमें ये सज़ा दी जानी चाहिए, तो इसकी सराहत वहाँ मौजूद नहीं है। और ये कोर्ट ने अपनी तशरीह में ही इसको अप्लाई किया है कि जनाब सज़ा को जो मुतय्यन नहीं थी उसको उन्होंने ताहयात में बदल दिया। लगारी साहब, आपकी ओपिनियन में क्या, जैसा अटॉर्नी जनरल ने भी कहा और अभी बैरिस्टर साहब भी कह रहे थे, बेहतर फोरम पार्लियामान नहीं था कि इस मामले को वहां ले जाया जाता? क्योंकि जाहिर बात है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों से मुतालिक मामला है, अगर किसी की ताहयात नाअहली हो रही है इसको पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए था? तो बार एसोसिएशन के पास तो यही फोरम था कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाती, और वो सुप्रीम कोर्ट में गई है, और सुप्रीम कोर्ट में वो इस केस को जिस तरह भी पेश कर रही है वो आगे भी ले जाएगी। मैं भी ये समझता हूँ कि ये जो आर्टिकल्स आइन में शामिल किए गए थे जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से, ये आर्टिकल जो मयारात मुकर्रर करते हैं वो सहाबा के बाद किसी शख्स की ज़िंदगी में कोई और ऐसा शख्स नहीं मिलेगा कि जिसके बारे में आप क्वेश्चन ना कर सकें। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई मयार मुकर्रर है, जो ये इंट्रोड्यूस करवा रहा था उसके बारे में मैं 1000 क्वेश्चन खड़े कर देता हूँ। जनरल ज़िया के बारे में मैं कहता हूँ वो सारी चीज़ें, इससे बड़े इल्ज़ामात उस पर लगाए जा सकते हैं और वो साबित भी होंगे और उनको कोई मना नहीं कर सकेगा। और उसने एक बंच ऑफ द अमेंडमेंट्स हवाले कर दिया था एक नॉन पार्टी इलेक्शन के तहत वजूद में आने वाली एक असम्बली को, और उस असम्बली ने अपनी आइन में अमेंडमेंट्स मान ली थी, चूँकि शर्त ये थी अगर 8वीं तरमीम नहीं लाई जाएगी तो फिर जो है वो भी वर्दी नहीं उतारेंगे। उन्होंने वर्दी जो है वो बाद में जाकर उतारी, वर्दी उतारी ही नहीं थी, उन्होंने सिरे से वर्दी नहीं उतारी थी, वो सदारत छोड़ने को तैयार नहीं थे। बहरहाल ये, और सदारत भी नहीं उन्होंने छोड़ी थी, ये सारा कुछ उसके पास मौजूद था, तमाम अख्तियारात भी रखे होते। एक
और मुसीबत भी रखी हुई थी जिसका नाम 58(2)B था, वो भी अपने पास रखी हुई थी और जिसके तहत उन्होंने कई बार किए, बल्कि उसके बाद भी ये बार चलते रहे बार बार। तो मैं ये कहता हूँ कि एक बहुत ही जिसके बारे में खुद सवाल कर सकते हैं, उसने एक बंच ऑफ द अमेंडमेंट्स दिया और उसको इन्होंने पास कर दिया। बेचारे जो गैर सियासी तौर पर मुंतखब लोग थे, और मैं समझता हूं कि इस आयन को दोबारा रिविजिट होना चाहिए और दोनों तरामीम को जो है आयनी तरामीम अपना हुई थी 62 और 63 इनको दोबारा करना चाहिए और इसको मेरे ख्याल में खत्म करना चाहिए और या कोई और मयारात मुकर्रर करना। चलें, आपका पॉइंट आ गया। सिंधु साहब ये फरमाइएगा कि जहांगीर तरीन साहब ने तो ला ताल्लुकी का ऐलान किया है कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट गई है, आप लोगों की तो बहुत उम्मीद जागी होगी। बहुत शुक्रिया मिस आयशा बख्श। ये जो अभी लगारी साहब ने कहा, मैं वही मेंटली उनके साथ एग्री करता हूं कि ज़िया हक ने तारीखी बददियानती करके बहुत सारे ऐसे कवानीन मुतारफ करवाए जो आज भी पूरे वर्ल्ड में हम तमाशा बनते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो ताहियात दहली है, ये किस तरह से वो अभी तो ये गाते हैं ना, ये जो अपना पीटीआई वाले बड़े अफसोस है कि किसी दा साकब नसार ना बिछड़े, ये एक तरफ से गुजर नाला तबाह कर देते हैं और बनी गाला बचा लेते हैं। अभी इनको समझ आनी चाहिए कि एक हल्के के जो फंडामेंटल राइट्स का मामला, ये अगर एक हल्के में 5,000, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख वोट है, उन वोटर्स का क्या कसूर है? बल्कि ये अपनी मर्जी करके साहब, जहां तक मुझे याद पड़ता है, एक बार आपको पीपल्स पार्टी ने कहा भी था, ये जो 62-63 की इस पे बात कर रहे हैं, आपके लीडर साहब नहीं माने थे। जब आप पार्लियामेंट में इतनी बार जाते हैं, 3-3 बार वजीर आजम बनते हैं, बाहर बैठ के आपके गलती हुकूमत में हो तो आप तवज्जो ही ना करें इंपॉर्टेंट मामलात पे। जी मिस आयशा, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, ये हमारी गलती थी, आज भी मैं इस बात को तस्लीम करता हूं। लेकिन एहसन बून साहब, जो ऑनरेबल एहसन बून है, उनका हमारी जमात से कोई तल्लुक नहीं, वो आज भी पीपल्स पार्टी के बुनियादी रुकन है। तो एक अगर वो पब्लिक इंपॉर्टेंस में और फंडामेंटल राइट्स, अगर जिस तरह नज़ीर लगारी साहब फरमा रहे थे, सहाबा कराम की बात की, और फिर उन्होंने बात फरमाई अभी कि इल्हामी किताबों के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा चीज मुकद्दस है तो वो इंसान के बुनियादी हकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ किसी किस्म की जो लेजिस्लेशन है वो नहीं हो सकती। तो इसलिए अब बाकी मैं हैरान हूं, आई एम रियली एस्टोनिश्ड। तो आपके ख्याल में बेहतर फोरम फिर पार्लियामेंट है या अदालत है? सर, आप लोग पार्लियामेंटेरियंस तो हैं, बाद में गलतियां तस्लीम करते हैं, इसी तरह आपकी नून लीग नैब पे गलतियां तस्लीम करती है, तो फिर जाना कहां चाहिए था? आप लोगों ने खुद एफर्ट किया है क्या? नहीं मिसाशन हमें इसलिए नहीं की, हम नहीं गए इसमें कि सारी कौम को पता है कि जो मसीहा है कौम का, उसको किस तरीके से इन्होंने निकाला है और किस तरीके से इन्होंने जो भी वहां पे जाके वहां पे अभी किया है, अब भी वही एक ही नेवल बदला है, एक ही मुतबादला है इस पाकिस्तान का। तो इसलिए जो कुछ भी हुआ है, मैं सिर्फ उसके छोड़ के एज ए लीगल राय, मैं जो ऑनरेबल लगारी साहब ने फरमाया कि ये फंडामेंटल राइट्स का मसला है, इवन सहाबा कराम पे भी लगारी साहब लोग सवाल कर सकते थे। चले, मैं अब इसके ऊपर सिद्दीक साहब, ये फंडामेंटल राइट्स का मामला है या पिटीशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? क्योंकि रिव्यू पिटीशन एक बार तो सेटल हो चुका, अदालत का टेकअप करना हुकूमत के लिए अच्छी खबर है या फिर फाइज ईसा केस की तरह हुकूमत भी दोबारा कोर्ट चली जाएगी? अच्छा, बड़ा हमारे पास असल में फैक्ट्स पूरे नहीं होते, चीजें हमने देखी नहीं होती हैं। 62(1)(f) जो है ना, 62 और 63 यकीनन अपना ज़िया हक के दौर में आया था। 18वीं तरमीम के अंदर जब ये सारे मामला आए थे, तमाम सियासी जमातों ने 62 और 63 को रिव्यू करके अब इसको एंडोर्स जो है ना, आपकी जमहूरी गवर्नमेंट ने किया है और बड़ा सर शर्मिंदा है, गलती तस्लीम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बता दूं, सादक और अमीन को हम क्यों ये लेकर चले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आका दो जहां हुजूर नबी करीम सब, सादक और अमीन से मुराद है सच्चा और दयानतदार होना। सच्चा और दयानतदार होना तो हर एक भी क्वालिटी होनी चाहिए। यानी ये कहना कि वो वाले कौन से वो पैरामीटर की बात हो रही है, हम जरा आगे चलते हैं। इशू क्या है? इशू ये समझना है कि एक मुल्क का एक वजीर आजम जैसे दोहरी शहरियत रख नहीं सकता, तो दूसरे मुल्क का एक वजीर आजम जाके मुलाजमत नहीं कर सकता। अब ये कहना कि अकामा की शर्त ये है कि आप मुलाजम हो और तनख्वाहदार हो। अगर आप तनख्वाहदार नहीं है तो आपको बाकायदा वहां फौजदारी प्रोसीडिंग शुरू होती है। ये भी बात है कि आपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए, उसमें आपने डिक्लेयर नहीं किया, और डिक्लेयर जब आपने नहीं किया तो मिस डिक्लेरेशन 62(1)(f) के तहत आती है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है कि आपको नॉन सगेशियस राइटस प्रोफिलिगेट डिक्लेयर कर सकती है। इसको चैलेंज किया गया, और अब मैं हैरान होता हूं, हम सब बातें करें, हम कंटेम्प्ट कर रहे हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये बैठकर अकामा की बुनियाद ये नहीं है, मिस डिक्लेरेशन है, उस पर रिव्यू भी खारिज हो गई। मैं इससे आगे चलता हूं आपको, और वो बड़ा अहम केस है, वो केस है समीउल्लाह बलोच, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 405 5 मेंबर बेंच का फैसला है
नवाज शरीफ साहब को जो ताहियात नाहली वाला मामला इनको नोटिस हुआ, गवर्नमेंट इनकी थी, अटॉर्नी जनरल, और इन्होंने बाकायदा इनडायरेक्ट तरीके से आसमा जहांगीर साहब को अपॉइंट किया इनका केस प्रोटेक्ट करने के लिए वहां आई। अब जरा सुनिएगा, इस जो पिटीशन जो फाइल की है इसमें कबा इस्तगफार के हवाले से किसी एक जगह नदामत हुई हो नवाज शरीफ को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 62(1)(f) है क्या? ये है क्वालिफिकेशन के सेक्शन में, और क्वालिफिकेशन फॉर एवर होती है, फॉर डिसक्वालिफिकेशन आर्टिकल 63 के अंदर है कि वहां तौहीन अदालत में मैंने यूसुफ ज़ा गिलानी को जब नाहल करवाया था तो वहां पर है वो 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आप दोहरी शहरियत जब छोड़ देंगे इलेक्शन लड़ सकते हैं। आप डिफॉल्टर है, आप पैसे दे दें इलेक्शन लड़ सकते हैं। आपने गवर्नमेंट न्यूज नहीं दिए, वो क्लियर कर दें, आप इलेक्शन लड़िए। लेकिन 62(1)(f) के हवाले से प्रूफ तो करें अजहर साहब। अजहर सिद्दीक साहब, टाइम कम है, मुझे सिर्फ ये बताइए, जो ऊपर ये बात कर रहे थे अकामा और वो सारा मामला, वो कहते हैं तब वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, 434 केस में से एक केस को हैंडल किया गया। अब अगर ये जाता और आप लोग क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसका मतलब है हम लोग कानून का रास्ता नहीं ले रहे, दो जानिब से दो राय लेके कानून को रिस्पेक्ट किए बगैर अपने अपने पॉलिटिकल इंटेंशन सिर्फ सामने रखे जा रहे हैं। अच्छा जरा समझना है कि उस वक्त जो पिटीशन फाइल की गई थी वो पनामा के अगेंस्ट नहीं थी, वो नवाज शरीफ के अगेंस्ट फाइल की गई थी। जमात इस्लामी भी आई थी, अपना इमरान खान साहब भी आए थे, बाकी लोग भी आए थे सारे, और चौके वो अच्छा वो पिटीशन तो चले हो गया, इनकी गवर्नमेंट इतना अरसा रही 2017, 18, 19 इन्होंने पनामा के किसी केस का कुछ किया? मैंने न्याय में कंप्लेंट दायर की, इन बात को छोड़े। चलें इनसे मुख्तसर जवाब ले लो, इन्होंने कुछ क्यों नहीं किया, क्या कहते हैं? पिटीशन में बात करता जी अभी आगे अभी इंशाल्लाह बिल्कुल अजहर साहब ने दुरुस्त फरमाया, अभी आके करेंगे और इसको निकालेंगे यहाँ से इस आइन को, ये जो अपना ये ऐसी मुतजाद दफात हैं। और अजहर साहब आपका रिपोर्टेड केस है जिसमें आपने इसके खिलाफ बयान दिए हुआ है, आपने जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो याद नली है ये नहीं होनी चाहिए, ये मेरे पास है, मैं अभी आपको व्हाट्सएप करता हूँ। आपने खुद इस पे ये वही मेंटली आर्ग्यू किया हुआ है। तो नून लीग जा रही है क्या कोर्ट? और सिंधु साहब, नून लीग कोर्ट जा रही? नहीं हम नहीं जा रहे जी, हमें तो जब देखेंगे अगर कोई पार्टियां बनते हैं या बनाता है कोई, ये तो सुप्रीम कोर्ट गई है ना जी, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा। तो फिलहाल आपकी भी ला ताल्लुक है जहांगीर तरीन साहब की तरह, मतलब आप लोगों को कंसर्न नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन? जी बिल्कुल हम नहीं गए, हमें अगर हमें सुप्रीम कोर्ट कॉल करती है, ये नोटिस आता है किसी को भी, तो उसको पेश होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल है, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया सेनेट बैरिस्टर अली जफर साहब, खलील ताहिर सिंधु साहब, नज़ीर लगारी साहब, अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह।